साथियों नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज नामवर जी की जयंती है और आज का पूरा दिन हम सब ने उनको याद किया, उनकी बातों को याद किया, उनके लिखे को याद किया और आलोचना में उनके द्वारा स्थापित प्रतिमानों को याद किया। और इसी कड़ी में आज उनकी आलोचना और उनके लेखन जगत पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे समय के वरिष्ठ तो नहीं कहूँगा लेकिन चर्चित युवा आलोचक अध्येता आशीष त्रिपाठी जी हैं और नामवर सिंह जी की रचनाओं से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। मैं आशीष जी का सबसे पहले इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और आज हमने एक विषय निर्धारित किया था मिल करके, नामवर सिंह समय से संवाद। इस विषय पर बातचीत के लिए ही वक्तव्य के लिए आशीष जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमें अपना व्याख्यान दें और हम सब उनका व्याख्यान ये सुनेंगे। आशीष जी। बहुत 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 धन्यवाद अनुपम जी। सबसे पहले मैं कमल प्रकाशन समूह का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझे नामवर जी को याद करने का और उनके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया। नामवर जी को गए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए हम सब जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनके संपर्क में थे, हिंदी में एक बहुत ही चलता हुआ पुराना शब्द है, उनके स्नेह भाजन थे। उनके मन से अभी नामवर जी के बिछोह की जो परिस्थिति है वो गई नहीं है, इसलिए हम सब के मन में वो भाव है कि नामवर जी अभी अभी हमें छोड़कर गए हैं। लेकिन ये भी है कि नामवर जी के जाने के बाद का जो समय है वो मनुष्यता पर और भारतीय जनों पर बहुत कठिन गुजरा है। कोविड नाम की महामारी उनके जाने के बाद आई है और पूरी दुनिया में इसने एक भयानक तबाही मचाई है। आमतौर पर कोविड को एक प्राकृतिक आपदा माना जाता है और इसी तरह से पूरी दुनिया की ताकतवर शक्तियां प्रचार करती रही हैं कि कोविड एक प्राकृतिक आपदा है। पर दुनिया के अनेक बुद्धिजीवी और सतर्क सचेत लोग हमें ये बताते रहे हैं कि कोविड प्राकृतिक आपदा तो है, पर मनुष्य के साथ जो हानि हुई है, जितनी बड़ी संख्या में लोग इस महामारी के कारण इस दुनिया से गए, वो प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि वो व्यवस्था जनित आपदा है, जिसमें सत्ता और व्यवस्था की बड़ी हिस्सेदारी है। तीसरी दुनिया के देशों में पिछले 3 दशकों में एक खास तरह से आक्रामक किस्म का राष्ट्रवाद प्रभावशाली हुआ, जो अपने बारे में वीरता के कथन कहने का कोई अवसर नहीं चूकता, अपनी छवि को लेकर अत्यंत सतर्क है और अपनी बहुत ही वीर छवि, साहसी छवि, जिम्मेदार छवि पेश करता है। ये जो आक्रामक राष्ट्रवाद है और आक्रामक राष्ट्रवाद के जो मुखिया हैं तीसरी दुनिया के देशों में, विकासशील देशों में, वो ये बताते रहे हैं कि जैसे उनके होने मात्र से कितना कुछ बहुत सुंदर, खूबसूरत और प्रभावशाली हो गया है। पर कोविड की महामारी ने और उसके प्रबंधन ने उस आक्रामक राष्ट्रवाद की जैसे पोल खोल दी। उसने हमें ये बताया कि ये जो कोविड नाम की महामारी है, उससे आई हुई ये जो मानवीय त्रासदी है, ये त्रासदी कैसे बड़ा से बड़ा, ताकतवर से ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष, आक्रामक और वीर छवि वाले राष्ट्रवादी भी वो व्यवस्थाएं कर पाने में नाकाम रहे हैं। इन सब के बीच नामवर जी की याद आती रही है। नामवर सिंह हम सब जानते हैं कि हिंदी की प्रगतिशील, जन पक्षधर और प्रतिबद्ध धारा के लेखक, विचारक और आलोचक थे।
उनकी रचनाशीलता में शुरू से ही समाज के प्रति, जनता के प्रति एक उत्तरदायित्व का भाव और जनता के प्रति ममत्व के कारण ही सत्ता व्यवस्था के प्रति एक आलोचना का भाव मिलता रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि अपने बहुत शुरुआती दिनों में आलोचक और लेखक होने के साथ साथ वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने एक लोकसभा चुनाव भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले लड़ा था। इससे उनकी राजनैतिक प्रतिबद्धता और उनकी राजनैतिक सूझबूझ और उनकी राजनीतिक संलग्नता का पता चलता है। ये ठीक है कि आगे के दिनों में उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने को अलग रखा और पूरी तरह विचार और लेखन और आलोचना की दुनिया में ही सक्रिय रहे, लेकिन वो जो राजनैतिक प्रतिबद्धता, राजनैतिक विचार शक्ति उनके भीतर शुरुआती दिनों में आई, वो हमेशा प्रभावशाली बनी रही उनके लेखन में, उनके वक्तव्यों में, उनके अकादमिक कामकाज में और उनके सार्वजनिक कामकाजों में। इसलिए आज बहुत थोड़े से समय में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके इस पक्ष पर आप सबके बीच थोड़ी रोशनी डालूं। इसीलिए हमने आज इस वक्तव्य का शीर्षक भी रखा है समय से संवाद। ये समय कोई निर्विकार, निर्गुण, निराकार चीज नहीं है। समय की रचना अक्सर या तो जनता करती है, जनता का समय, या सत्ता करती है, सत्ता का समय। कई बार यह भी देखने में आता है कि जनता के समय और सत्ता के समय में, व्यवस्था के समय में अंतर होता है। हमारे समय के बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि राजेश जोशी की एक कविता है, मेरा नया टेलीफोन नंबर, जिसमें वो कहते हैं कि क्या सत्ता की घड़ी में बजने वाला समय और जनता की घड़ी में बजने वाला समय एक ही होता है? नहीं, ये दोनों अनेक बार एक नहीं होता। खासतौर पर आधुनिक समयों में, आधुनिक राष्ट्र राज्यों में तो ज्यादातर बार जनता की घड़ी में बजने वाला समय व्यवस्थापकों की घड़ी में बजने वाले समय से भिन्न और अलग होता है। इसलिए नामवर जी समय से संवाद करते थे, एक सक्रिय बौद्धिक की तरह, एक आलोचक की तरह, एक लेखक की तरह, जैसे कि हिंदी में उनसे पहले भी बहुत सारे लेखक करते रहे हैं। प्रेमचंद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणेश शंकर विद्यार्थी, बहुत सारे लेखक हैं जो समय से संवाद करते रहे हैं। और इस क्रम में, इस परंपरा में नामवर जी ने भी समय से संवाद किया है। जनता के समय से भी संवाद किया है और सत्ता और व्यवस्था के समय से भी संवाद किया है। जनता के समय से संवाद करते हुए कुछ और बातें सामने आती हैं और सत्ता और व्यवस्था से के समय से संवाद करते हुए कुछ और बातें उन्होंने समय समय पर कही हैं। इस अंतर को भी उन्होंने समय समय पर रेखांकित किया है कि जनता का समय और व्यवस्था का समय एक ही नहीं होता। प्रोफेसर नामवर सिंह हिंदी का चेहरा थे। उनमें हिंदी समाज, साहित्य परंपरा और सर्जना की संवेदना रूपायित होती थी। वे न सीमित अर्थों में साहित्यकार थे और न आलोचक। वे हिंदी में मानवतावादी, लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारों की व्यापक स्वीकृति के लिए सतत संघर्षशील, प्रगतिशील आंदोलन के अग्रणी विचारक। उन्होंने हिंदी की साहित्यिक सर्जना को समुचित विचार और दृष्टि के साथ शिक्षित जनों के बीच स्वीकृति दिलाने का महत्वपूर्ण काम किया। साथ ही स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज और राजनीति की जन पक्षधर शक्तियों को अपनी वैचारिकता, आलोचकीय प्रतिभा और लोक संवेदी तर्क प्रवण वक्तृता से निरंतर मजबूत किया। वे देश में समतावादी समाज का सपना संजोए रखने वाली सामाजिक शक्तियों के पक्ष में और सामंतवादी, पुनरुत्थानवादी शक्तियों और पूंजीवादी, फांसीवादी शक्तियों से निरंतर मुठभेड़ करने वाले वैचारिक योद्धा थे। उन्होंने जहां एक ओर धर्म, लोक, परंपरा और संस्कृति के मानवीय मूल्यों पर जोर देने वाले सर्जकों और विचारकों की विरासत की सटीक व्याख्या की, वहीं
उनको उपकरण बनाकर सामाजिक भेदों को स्वीकृत कराने वाले बौद्धिक प्रयत्नों के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाए। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के मूल्यांकन की प्रगतिशील परंपरा को आगे बढ़ाया। नामवर जी मूलतः साहित्यिक समाज के हिस्से थे, पर उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे इसमें कैद नहीं रहे। उन्होंने साहित्येतर समाज में अपनी स्वीकार्यता निर्मित की। साहित्येतर अनुशासनों के संवेदनशील शिक्षितों और बौद्धिकों के बीच वे सहज ही अपनी छाप छोड़ सके, तो इसके पीछे उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता, जनपक्षधरता और अकुंठ प्रतिभा है। साहित्य की सीमित साहित्यिक व्याख्या से बाहर निकलकर उसे सामाजिक संबद्धता के वृहत परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रवृत्ति, जो प्रगतिशील साहित्य धारा की प्रमुख पहचान है, इसको उन्होंने व्यापक रूप से फैलाने में प्रायः एक बुद्धिजीवी कार्यकर्ता की तरह काम किया। इस क्रम में उन्होंने ठेठ स्थानीय स्थितियों से लेकर वैश्विक परिदृश्य की अपनी भ्रमहीन समझ का परिचय दिया। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे अनेक अनुशासनों की नवीनतम हलचलों की जानकारी और उन्हें जनता के दीर्घकालिक हितों के परिप्रेक्ष्य में कसने का विवेक उन्हें भारतीय लोक और मार्क्सवाद की सच्ची समझ से प्राप्त हुआ। उनकी गहरी जड़ें साहित्य की धरती में थीं, परंतु ज्ञानियों और पोथी पंडितों की तरह वे सूचनाओं के उच्चारण कर्ता लेखक मात्र नहीं थे। वे ज्ञान को आतंक की तरह नहीं, संवेदना के सहभागी की तरह प्रस्तुत करते थे। बौद्धिक प्रतिभा की कौंध उनके लेखक में हर जगह व्याप्त है, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिदृश्य में प्रभावी हस्तक्षेप करने वाली और हिंदी आलोचना में क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर चुकी अनेक महत्वपूर्ण किताबों के बावजूद वृहद हिंदी समाज में उनकी ख्याति प्रायः उनके व्याख्यानों के कारण रही है। व्यक्तियों, विचारकों और लेखकों पर बात करते हुए हम अक्सर उन्हें एक इकाई मान लेते हैं, जबकि उन्हें क्रमशः विकसनशील मानना जाना चाहिए। उन्हें एक इकाई मान लेने से उनके आंतरिक परिवर्तनों पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। उदाहरण के तौर पर तुलसी और निराला को ले सकते हैं। यदि हम ये मान लें कि पूरे जीवन भर तुलसीदास एक ही तुलसीदास रहे हैं, तो रामचरित लिखने वाले तुलसीदास और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और हनुमान बाहुक लिखने वाले तुलसीदास में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमें मानना चाहिए कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास के विचार भिन्न थे और उन विचारों में से बहुत सारे विचारों को विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली तक आते आते या तो उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया या उनका फोकस बदल गया। अपनी बात की कविता में उन्होंने जीवन जगत को देखने का एक नया नजरिया विकसित किया। निराला भी अपनी जीवन यात्रा में और अपनी रचना यात्रा में एक ही निराला नहीं रहे। अपनी पहली कविता जूही की कली से लेकर अपनी अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है तक निराला अनेक चरणों में अलग अलग दिखाई देते हैं। उनके जीवन जगत को देखने के नजरिए और विचारों में निरंतर परिवर्तन होता गया है। तुलसीदास और निराला की तरह नामवर सिंह भी एक नामवर सिंह नहीं है। उनकी पूरी आलोचना यात्रा को 3 युगों में बांटा जा सकता है। पहले दौर में 1952 से 1975 तक नामवर जी का फोकस पूंजीवाद की प्रच्छन्न वैचारिकी से उत्पन्न प्रगतिशीलता विरोधी साहित्य चिंतन है, विशेषतः कलावाद। वे इससे गहरी मुठभेड़ करते हैं। दूसरे दौर में 1973 से 1992 तक उनके विचारों के केंद्र में दूसरी परंपरा अर्थात लोकधर्मी साहित्य है, जिसके प्रतिनिधि हैं नागार्जुन और हरिशंकर परसाई जैसे कवि लेखक। तीसरे दौर में 1992 से 1919 तक, माफ कीजिएगा 2019 तक नामवर जी का फोकस ज्यादा वैचारिक है, राजनैतिक। नामवर जी शीत युद्ध के जमाने की राजनीति के हैंगओवर से बाहर निकलते हैं। वह प्रगतिशीलता के नई कविता, नई कहानी और लोक धर्मिता और दूसरी परंपरा वाले प्रादर्शों से आगे बढ़कर नए जमाने के सवालों से टकराते हैं। इस दौर में नामवर जी 2 सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्तियों पर लगातार बहुत ही ताकतवर ढंग से एक विचारक कार्यकर्ता की तरह मुकाबला करते हैं। ये 2 पहलू हैं, पुनरुत्थानवादी कट्टरपंथी संप्रदायवादी फांसीवाद तथा नव उपनिवेशवादी नव साम्राज्यवादी पूंजीवाद, नव पूंजीवाद जिसे सामान्यतः भूमंडलीकरण कहा जाता है। निबंधों, साक्षात्कारों और व्याख्यानों के माध्यम से नामवर जी ताकत के साथ फांसीवाद पर हमला करते हैं और उसके लिए वैचारिक समर्थन जुटाने के क्रम में वे शीत युद्ध के जमाने के बुर्जुआ लोकतांत्रिक विचारकों के साथ खड़े होते हैं। अब तक नामवर सिंह को शीत युद्ध की राजनीतिक सरणियों की परिधि में ही पढ़ा गया है। हिंदी में लोकप्रिय विरोधी युग्मों रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
अज्ञेय मुक्तिबोध, प्रगतिशील परिमल, समाजवाद कलावाद की छाया में पढ़े जाते जाते स्वयं नामवर जी भी अनेक विरोधी युग्मों का हिस्सा हो गए हैं। नामवर सिंह बनाम रामविलास शर्मा, नामवर सिंह बनाम विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह बनाम अशोक वाजपेयी, प्रगतिशील नामवर सिंह बनाम अंबेडकरवादी दलित विचारक। ये विरोधी युग्म नामवर जी को समझने में मदद तो करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु इनसे नामवर सिंह को समग्रता में पढ़ा जाना संभव नहीं होता। ये सभी अलग अलग अंततः एक खंडित पाठ की ही रचना करते हैं। दूसरे दौर में नामवर जी का ध्यान फांसीवाद पर धीरे धीरे केंद्रित होता है, लेकिन और इसी दौर में नामवर जी आलोचना की सीमित दुनिया से बाहर निकलकर विपरीत परिस्थितियों में एक शिक्षक और विचारक के तौर पर एक कार्यकर्ता की तरह हिंदी क्षेत्र में घूमते हैं। वो कस्बों नगरों में जाते हैं, साहित्यिक और गैर साहित्यिक विषयों पर शिक्षित लोगों से बातचीत करते हैं। पढ़े लिखे लोगों से बात करना कितना जरूरी है यह इस बात से समझा जा सकता है कि हिंदी क्षेत्र का ताकतवर दक्षिणपंथी घनघोर संप्रदायवादी और फांसीवादी चेहरा जिसे हम आज देख रहे हैं, इस क्षेत्र की गंवई अनपढ़ जनता से नहीं बल्कि कुपढ़ शिक्षितों से आकार लेता है। हिंदी क्षेत्र में फांसीवाद इसलिए ताकतवर हो सका है क्योंकि शिक्षित लोग सुपढ़ होने के बजाय कुपढ़ हुए हैं। उन्होंने परंपरा, संस्कृति, धर्म, आधुनिकता, ज्ञान, विज्ञान सबकी अतार्किक और अतिरेकी संप्रदायवादी फांसीवादी व्याख्याओं पर भरोसा किया। शिक्षित लोगों के पास जाना और उनसे बात करना जरूरी है। उनके बीच जाकर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और जनवादी विचारों को पहुंचाना जरूरी है। उनके दिमागों में छाए हुए वैचारिक जालों को साफ करना जरूरी है। इस बात की जरूरत को प्रगतिशील आंदोलन और नामवर जी बहुत गंभीरता से समझते। इस जरूरत को गहराई से समझने के कारण अपने हजारों व्याख्यानों के माध्यम से नामवर जी ने प्रगतिशील नवजागरण को आगे बढ़ाया। उन्होंने साहित्यिक कृतियों, साहित्यकारों और साहित्यिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण द्वारा जहां समाज के अंधकार के खिलाफ दिए की रोशनी जलाए, वहीं सचेतन विधि से समाज को नई दुनिया में समतावादी सपनों के साथ प्रवेश दिलाने की कोशिश की। जाति, धर्म, पूंजी, लिंग के अनेक अवरोधों को उपकरण की तरह इस्तेमाल करने वाली सामाजिक राजनीतिक ताकतों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष चलाने वाले बुद्धिजीवियों में वे अग्रणी रहे हैं। जन विरोधी अर्थनीति, राजनीति और समाजनीति की समझ पैदा करने में उनके इन व्याख्यानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खगेन ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि नामवर सिंह ने देश भर में, विशेषकर हिंदी क्षेत्र में घूम घूमकर क्रांतिकारी विचारों के बीज बोए हैं। नामवर जी ने जिस तरह से जिन विचारों के बीज बोए हैं, वे इतिहास से संबंध रखते हुए भी, भारतीय विचार परंपरा का अंग होते हुए भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे वर्तमान में वैचारिक लड़ाई में शामिल हैं। उनका व्याख्यान कराना वास्तव में लड़ाई का मोर्चा खोलना। ये खगेन ठाकुर का वक्तव्य है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को जनता का शिक्षक कहा था। कहना ना होगा कि नामवर सिंह समकालीन समाज में शिक्षित जनता के शिक्षक। 1991-92 के बाद की वैश्विक और भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, यानी नामवर सिंह के तीसरे दौर में, ये बौद्धिक प्रयत्न महत्वपूर्ण उठते हैं जब हम अपेक्षाकृत पिछड़े हुए और गोबर पट्टी कहे जाने वाले हिंदी क्षेत्र के संदर्भ में उन्हें देखते हैं। यह दिखाई देता है कि भारत का सबसे मजबूत आधारों वाला सांप्रदायिक आंदोलन अपने भयावह रूप में यहीं उभरा, कि यहाँ नवजागरण की प्रक्रिया ठीक से संपन्न नहीं हो सकी और सामंतवाद की सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाएं और उनकी मूल्य प्रणाली आज भी बेहद प्रभावी ढंग से मौजूद है, कि अंततः सुधारवादी स्वरों के विविध आंदोलन उसके द्वारा सोख लिए गए हैं, कि भारतीय लोकतंत्र की विकृतियां अपने प्रभावी स्वरूप में यहां मौजूद है। नामवर सिंह के सक्रिय अवदान का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम यह देखते हैं कि हिंदी क्षेत्र में बुद्धिजीवियों के सरोकार विस्तृत होने के बावजूद वे कोई व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं और अपनी बौद्धिक प्रतिभा के मामले में दरिद्र माने जाते हैं। अंग्रेजी बुद्धिजीवियों के सम्मुख उनकी पूंछ प्रायः नहीं है। प्रसिद्ध पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय सहारा के प्रसिद्ध परिशिष्ट हस्तक्षेप के संयोजक अरुण पांडे कहते हैं, मैं कोट पढ़ रहा हूं, दर्जनों विषयों पर हम और हमारी टीम के साथियों ने नामवर सिंह से बात। हर बार लगा कि कम से कम हिंदी में एक आदमी है जो साहित्यतर दुनिया पर पैनी नजर रखे हुए है और विचारों की जकड़न से ऊपर उठकर एक नई विभाजक रेखा खींचने की क्षमता रखता है।
खुशी तब होती है जब अंग्रेजी वालों से हम बात करते थे और अक्सर यह निष्कर्ष निकालने को मजबूर होते थे कि हिंदी का नामवर अंग्रेजी वालों पर भारी है। इस प्रक्रिया में नामवर सिंह एक संवादी के रूप में उभर कर आए। उनके संवादी की बुनियादें एक और भारतीय समाज, लोकतंत्र और प्रगतिशील आंदोलन में है, तो दूसरी उनके निज व्यक्तित्व में। नामवर सिंह के व्याख्यान उनके संवादी व्यक्तित्व की सबसे सटीक अभिव्यक्ति। कहना ना होगा कि नामवर सिंह हिंदी के सबसे बड़े संवादी हैं, जिस अर्थ में महात्मा गांधी आधुनिक भारत के वाद विवाद संवाद को अनिवार्य मानते हुए संवाद के प्रत्येक रूप के लिए प्रस्तुत संवादी आलोचक, आलोचना में सहयोगी प्रयास के पक्षधर, साहित्य समाज में छिड़ी चर्चाओं में अपनी मान्यताओं और तर्कों के साथ उपस्थित होकर उसमें अपने ढंग से हस्तक्षेप करना उन्हें जरूरी लगता रहा है, रुचिकर भी इसमें वे रमते रहे हैं। 1991-92 के बाद यानी नामवर सिंह के आलोचक और विचारक के तीसरे दौर में नामवर सिंह का फोकस पुनः बदलता है। इस बात को बहुत ही ध्यान से रेखांकित किया जाना बहुत जरूरी है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि पहले के दो दौरों में नामवर सिंह का फोकस दूसरा था। पहले दौर में उनका फोकस प्रगतिशील विरोधी विचारों से टकराना था। उनकी पुस्तकें छायावाद, इतिहास और आलोचना, और कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान और उस जमाने के जो तमाम लेख हैं जो बाद में कविता की जमीन और जमीन की कविता में या पूर्व रंग इत्यादि पुस्तकों में संग्रहित हुए, उसमें इस बात को देखा जा सकता। नामवर सिंह की आलोचना और विचारणा का जो दूसरा दौर है, जो प्रगतिशील आंदोलन के पुनर्गठन के बाद शुरू होता है, यानी 1973 से लेकर 1952 तक, उसके केंद्र में प्रगतिशील साहित्य दृष्टि का लोकधर्मी विस्तार है, जिसे हम मोटे तौर पर दूसरी परंपरा या लोकधर्मी परंपरा या प्रगतिशील साहित्य की परंपरा कहते हैं। पर 1991-92 के बाद नामवर जी का फोकस बदलता है और पहली बार नामवर सिंह एक साहित्यिक नामवर सिंह, आलोचक नामवर सिंह की बजाय एक साहित्यिक और आलोचक नामवर सिंह होने के साथ साथ एक राजनीतिक नामवर सिंह और विचारक नामवर सिंह होकर ज्यादा उभरते हैं। यानी ये वो दौर है 1991-92 से उनके जीवन के समापन तक, जहां नामवर सिंह ने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय को ज्यादा मुखर ढंग से रखा है और एक तरह से साहित्यिक कार्यकर्ता और साहित्यिक विचारक और आलोचक होने के बजाय वो एक राजनीतिक विचारक के रूप में ज्यादा मुखरता से उभर कर हमारे सामने आते हैं। ये फोकस क्यों बदला है, इसके पीछे क्या कारण है? समय से संवाद करते हुए उन्हें ये जरूरी क्यों लगा है कि वो साहित्य को उन्होंने छोड़ा कभी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने फोकस में राजनीति को प्रमुख जगह दी। अपने समय की सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को उन्होंने प्रमुखता से उभारा और बार बार उस पर जरूरी तरीके से बात की। ये वो दौर है जहां नामवर सिंह प्रगतिशील आंदोलन के कारण और दूसरे अकादमिक गतिविधियों के कारण कस्बों में जाते हैं, छोटे नगरों में जाते हैं, महानगरों की परिधि से बाहर निकलते हैं, वो गांव में जाते हैं और वो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर मुखरता से बात करते हैं। ये याद करना भी जरूरी है कि उस जमाने में जिन लोगों ने नामवर सिंह के व्याख्यान कराए, उनसे यदि आप बात करें तो ये मालूम पड़ता है कि यदि उन पर छोड़ दिया जाए, यदि नामवर जी से कहा जाए कि आप अपनी सुविधा से कोई विषय चुने, आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, तो उनके आयोजक बताएंगे आपको, वो बताते हैं कि नामवर सिंह प्राय ऐसे विषयों का चुनाव करते थे जिससे कि दो राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे जिसके शीर्ष पर होते थे। पहला राजनीतिक वैचारिक एजेंडा यानी भूमंडलीकरण का विरोध और उसकी जो सामाजिक राजनीति है, उसकी सांस्कृतिक राजनीति है, उस पर बात करना उन्हें जरूरी लगता था। और दूसरी तरफ हिंदी क्षेत्र में धीरे धीरे ताकतवर हो रहा जो संप्रदायवाद था, संप्रदायवादी कट्टरपंथी फासीवाद था। बहुत सारे लोगों को 1991-92 में ऐसा लगता था कि भारतीय समाज में जो कुछ भी संप्रदायवादी कट्टरपंथ या सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है उसे फासीवाद कहना उचित नहीं। लेकिन नामवर सिंह एक ऐसे विचारक थे जो लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि ये एक तरह का फासीवाद है जो धीरे धीरे समाज में अपने पैर फैला रहा है, जो ताकतवर हो रहा है। फासीवादी सामाजिक शक्तियां
और फांसीवादी राजनीतिक शक्तियां लगातार ताकतवर हो रही हैं, इस बात को नामवर जी अपने व्याख्यानों में, अपने वक्तव्यों में, अपने साक्षात्कारों में कहते रहे। ये जो फोकस बदला, इसके पीछे एक परिस्थिति है। सोवियत संघ में मार्क्सवादी सत्ता के पतन के बाद दुनिया एक ध्रुवी हुई। पूंजीवादी शिविर ने अभी प्रभाव से दूर रहे गुटनिरपेक्ष विकासशील देशों को विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के दबावों के माध्यम से अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत जैसे समाजवादोन्मुख गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण को अपनाकर भारत सरकार ने जनता के पूंजीवादी शोषण के रास्ते में आ रही आखिरी बाधाओं को भी हटा दिया। समाजवाद के पतन ने फांसीवादी शक्तियों को ताकतवर बनाया। भारत की आंतरिक परिस्थितियों में ये शक्तियां धर्मनिरपेक्ष विरासत को ध्वस्त करने में जुट गई। नए युग के पूंजीवाद ने नव राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस राष्ट्रवाद का चरित्र पुराने समय के उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के दौर में विकसित राष्ट्रवाद से भिन्न, लगभग विरोधी है। नव राष्ट्रवाद, नव पूंजीवाद, नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद का सहयोगी है। उसका चरित्र अनेक बार फांसीवादी राष्ट्रवाद से मिलता है। भारत में नव उपनिवेशवाद, नव राष्ट्रवाद, नव फांसीवाद के गठबंधन का सबसे प्रभावशाली रूप बाबरी मस्जिद ध्वंस की पूरी प्रक्रिया में देखा जा सकता है। बाबरी मस्जिद ध्वंस स्वतंत्रता आंदोलन से उभरी लोकतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का ध्वंस था। इसे स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, नेहरू युगीन समाजवाद, लोहियावाद के विध्वंस की तरह भी देखा जा सकता है। 1987 से 93 के मध्य घटी घटनाएं बताती हैं कि किस तरह भूमंडलीकरण उन्मुख धर्मनिरपेक्षतावाद ने अंततः मुखर सांप्रदायवाद को जन्म दिया। इस संप्रदायवाद का वाहक वही मध्य वर्ग था जो कंप्यूटरीकरण आदि माध्यमों से भूमंडलीकरण की सेवा के लिए दक्ष हो रहा था। यह मध्य वर्ग ऊपर से विचारधाराहीन दिख पड़ता था, परंतु भीतर से घनघोर प्रतिक्रियावादी, धर्मतंत्रवादी और धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिकता और समाजवाद का मुखर विरोधी था। इसने भूमंडलीकरण युगीन पूंजीवाद से सभी तरह के फायदे उठाए और उसका कारिंदा बना रहा। यह कारण नहीं है कि जिस सत्ता ने नेहरूवादी अर्थतंत्र को तिलांजलि देकर भूमंडलीकरण को स्वीकारा, उसी ने बाबरी मस्जिद ध्वंस की प्रक्रिया को होने दिया। भारत के सभी घरानों के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष लोगों ने इन घटनाओं का ताकतवर विरोध किया। नामवर सिंह इनमें प्रमुख। 1988 से 1992 के बीच आए इन परिवर्तनों से नामवर सिंह एक आलोचक विचारक के रूप में चिंतित और विचलित थे। भारतीय समाज और लोकतंत्र में आ रहे परिवर्तनों की मुख्यतः दो दिशाएं थीं। भारतीय प्रभु वर्ग एक तरह की लोकतांत्रिक प्रतिक्रांति की तैयारी कर रहा था। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और आजादी के बाद, भारतीय संविधान बनने के बाद, भारतीय गणराज्य बनने के बाद और नेहरू युग के अंदर भारतीय प्रभु वर्ग या भारतीय मध्य वर्ग एक लोकतांत्रिक क्रांति में किसी न किसी रूप में सहयोगी था। लेकिन वो लोकतंत्र का, नेहरू युगीन समाजवाद का, नेहरू युगीन मिश्रित अर्थव्यवस्था का और संविधान में और लोकतंत्र के भीतर जो भी कुछ सबसे बेहतर था, उसको वो अपने हित में उनका इस्तेमाल कर चुका था। इसीलिए वो प्रभु वर्ग अब ये लोकतंत्र उसे रोक रहा था, क्योंकि ये लोकतंत्र नीचे के तबकों की तरफ जा रहा था। इसलिए ये प्रभु वर्ग लोकतांत्रिक क्रांति के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रांति की तैयारी कर रहा था। यह प्रभु वर्ग लोकतंत्र का अपने हित में अधिकतम उपयोग कर चुका था और उसे समाज के वंचित वर्गों तक जाते देख रहा था। वर्ण, जाति, धर्म के भेदवादी ढांचे से उसके मन में पिछड़ों, दलितों, स्त्रियों और गैर हिंदुओं के प्रति एक घृणा मौजूद थी। वह पूरी ताकत लगाकर लोकतंत्र को इन वंचित वर्गों के हाथ में जाने से रोकना चाहता था। शाहबानो प्रकरण और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद ने अचानक जैसे इस प्रतिक्रांति के लिए हथियार उपलब्ध करा दिया। सांप्रदायिक उन्माद और धार्मिक कट्टरतावाद ऐसे ही कारगर हथियार थे। हिंदी समाज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उन्माद और हिंसा की गिरफ्त में था। जनता के वास्तविक प्रश्न पीछे डाल दिए गए थे। आर्थिक निराशा तेज थी और राजनीति अपना विश्वास खो रही थी। जनता में एक तरह की अराजकता घर कर रही थी, जिसका रणनीतिक उपयोग सांप्रदायिक संगठन अपने हित में कर रहे थे।
जनता का सांप्रदायिक बंटवारा एक तरह से वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और लक्ष्यों को स्थगित करने के लिए काफी था। जनता को सांप्रदायिक बंटवारे की ओर धकेलकर सांप्रदायिक हिंसा और दंगों की आग में झोंका जा रहा था। सांप्रदायिक संगठनों की कार्यप्रणाली और कार्य व्यवहार में फांसीवादी नाजीवादी रणनीतियों की प्रभावी झलक सांप्रदायिकता को धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता के मोहक और आकर्षक आवरण से छुपाया जा रहा था। फिर भी देश के बुद्धिजीवी, विचारक, लेखक, संस्कृति कर्मी और जनता का एक बड़ा वर्ग इसकी सच्चाई को गहराई से समझ रहा था। चूंकि इस प्रति लोकतांत्रिक कार्यवाही का केंद्र हिंदी उर्दू क्षेत्र था, इसलिए इस इलाके में बुद्धिजीवियों पर अचानक एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। कहना न होगा कि इस क्षेत्र के जन पक्षधर और लोकतंत्र समर्थक बुद्धिजीवियों, विचारकों ने अपनी वैचारिक भिन्नताओं को दरकिनार कर इस प्रश्न पर प्रभावशाली एकता का प्रदर्शन किया। सभी तरह के मार्क्सवादी, विभिन्न खेमों के समाजवादी, गांधीवादी, नेहरूवादी, अंबेडकरवादी और स्वतंत्र विचारों वाले लोकतंत्रवादी और संविधानवादी प्रभावी ढंग से संप्रदायवाद और फांसीवाद की वैचारिकता का प्रत्याख्यान कर रहे थे। अनेक इतिहासकार, अर्थशास्त्री, समाज वैज्ञानिक और राजनीति वैज्ञानिकों ने भी, जो अब तक मूलतः अंग्रेजी में ही पढ़ते लिखते बोलते थे, इस नई चुनौती का मुकाबला करने के लिए हिंदी में बोलना लिखना प्रारंभ किया। एजाज अहमद, रोमिला थापर, पीसी जोशी, श्यामाचरण दुबे, रामशरण शर्मा, इरफान हबीब, हरवंश मुखिया, प्रभात पटनायक, अरुण कुमार, मृदुला मुखर्जी और आनंद कुमार आदि ने इन प्रश्नों पर हिंदी समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी स्वीकार की। स्वाभाविक है कि भारतीय बुद्धिजीवी लोकतांत्रिक प्रतिक्रांति की संप्रदायवादी फांसीवादी करवट से गहरे तक चिंतित थे। हिंदी क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने चुनौती को अपेक्षित गंभीरता से लिया। समाज की सामाजिक संरचना और विकसित होते सामाजिक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उन्होंने जनता के बीच जाने और उनसे संवाद का रास्ता अपनाया। कहना न होगा कि सांप्रदायिक विचारधारा द्वारा फैलाए जा रहे तर्कों को काटने के लिए ऐसे विचारकों की जरूरत थी जो धर्म, परंपरा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की निर्भ्रांत समझ रखते हों। हिंदी के आलोचक नामवर सिंह इस वैचारिक संघर्ष के शीर्ष नेताओं में एक थे। वो 1989-90 से 2012-13 तक, जब तक कि वे लगातार व्याख्यान और साक्षात्कार करते रहे, अपने व्याख्यानों और साक्षात्कारों के माध्यम से इस संघर्ष में सहभागी रहे। उनकी पुस्तकों जमाने से दो हाथ, सम्मुख, संग सत्संग और बात पर बात के व्याख्यान और साक्षात्कार इस बात की साखी पेश करते हैं। सांप्रदायिकता और फांसीवाद जहां एक और लोकतांत्रिक क्रांति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण को अंगीकार करने से भारतीय राष्ट्र राज्य के चरित्र में भी लोकतांत्रिकता की जगह कम हो गई। लोक कल्याणकारी राज्य ने अपने को लोक कल्याण के कार्यों से अलग करने का निश्चय ले लिया। समाजवाद के ढांचे से सीख कर राज्य ने सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय की जो गारंटियां जनता को दी थी, उनसे पीछे हटने की तैयारियां की जाने लगी। यह एक तरह से नव उपनिवेशवादी प्रभुओं को सादर आमंत्रण था। विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर किए जा रहे इन परिवर्तनों से राष्ट्र जनता के प्रति अपने कर्तव्यों से खुद को बरी कर अकुंठ और अपराध बोध से मुक्त हो जाना चाहता था। साथियों, यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिन परिवर्तनों के बारे में मैं रेखांकित कर रहा था, यानी लोक कल्याण की जिम्मेदारियां जो राष्ट्र के ऊपर थी, जब कोविड के दौरान आपने देखा कि राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो गया, तो एक तरह से इसकी तैयारी पिछले 3 दशकों से, यानी भूमंडलीकरण स्वीकार करने के जमाने से ये चल रही थी। नामवर सिंह ने इन सभी मामलों में, यानी जैसा कि मैंने शुरू से कहा और मैं उस परिप्रेक्ष्य को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था कि कैसे नामवर जी नामवर जी का जो वैचारिक संघर्ष है, जो समय से उनका संवाद है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी उर्दू क्षेत्र में एक बहुत ताकतवर संप्रदायवादी फांसीवाद और एक तरह से राष्ट्र की जो लोक कल्याणकारी जिम्मेदारियां हैं, उनसे विरत होने की एक तैयारी साथ साथ चल रही थी और दोनों के बीच एक तरह का गठबंधन था। समय कम है, फिर भी मैं थोड़े से उद्धरण पढ़ना चाहता हूं नामवर जी के, जिससे कि मैं जो भी बात मैंने कही है अब तक, वो उसकी एक वानगी, उसकी एक साखी आपके सामने पेश कर सकूं। ये बात भी कह देना मेरे लिए जरूरी है
कि नामवर जी 1987-88 से 1912-13-14 तक, जब तक कि वो बहुत अधिक सक्रिय थे, उस दौर में नामवर जी के भीतर संप्रदायवाद और फांसीवाद से और संप्रदायवादी फांसीवादी सामाजिक राजनीतिक संगठनों से लड़ने की जो आग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एक शांत किस्म का ठंडा आदमी इनसे लड़ नहीं सकता। ये नामवर जी इस युग में, यानी जिसे मैं नामवर जी का तीसरा दौर कहता हूं, इस तीसरे दौर में नामवर जी के भीतर हमें वो आग दिखाई देती है जिस आग को मैं परंपरा में कभी कबीर और प्रेमचंद के भीतर देखता। नामवर जी के इस तीसरे दौर में भारत के कट्टरपंथी सांप्रदायिकता के प्रति, एक नई तरह की सामाजिकता के प्रति उसी तरह की आग मुझे दिखाई देती है जैसे कि प्रेमचंद में और उसके पहले कबीर में दिखाई देती है। मैं ये बात याद करना चाहता हूं कि नामवर जी के संपादन में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका आलोचना बहुत दिनों तक बीच में बंद रही, और फिर अचानक एक दिन नामवर जी को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि आलोचना पत्रिका पुनः जीवित हो, और आलोचना पत्रिका को पुनर्जीवित किया नामवर जी ने और राजकमल प्रकाशन ने। और उसका पहला अंक, यानी जो पुनर्नवा आलोचना थी, उसका पहला अंक फांसीवाद पर केंद्रित आया, और उसका संपादकीय लिखा नामवर जी ने पुनर्नवता शीर्षक से। यह संपादकीय उनकी पुस्तक जमाने से दो दो हाथ में फांसीवाद का नया सौंदर्य शास्त्र शीर्षक से संकलित। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। यानी 2000 के आसपास तक जिस तरह का फांसीवाद का स्वरूप खासतौर पर हिंदी उर्दू क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, उसको लेकर एक गहरी समझ इस निबंध में आपको दिखाई देती है, और चिंताएं नामवर जी की इस निबंध में दिखाई देती हैं। मैं एक उदाहरण पढ़ता हूं। बीती हुई घटनाओं दुर्घटनाओं को याद करें तो यह एक युग ही नहीं बल्कि कई युगों का युग है। सहस्त्राब्दी का यह अंतिम दशक दरअसल एक युगांतर है। मैं अनेक बार यह बात कहता आया हूं कि पूरी दुनिया की में 21वीं शताब्दी की शुरुआत 1 जनवरी 2001 से नहीं होती, बल्कि दुनिया की और भारत की 21वीं सदी की शुरुआत 1991-92 से होती है। नामवर जी कह रहे हैं कि सहस्त्राब्दी का अंतिम दशक दरअसल एक युगांतर है। क्यों युगांतर है? दशक का आरंभ ही अनेक विध्वंस लीलाओं से हुआ। सबसे पहले सोवियत समाजवाद का विध्वंस, फिर अपने ही घर में 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और उसी के साथ सेकुलर संस्कृति की समूची परंपरा की कार सेवा। आकस्मिक नहीं कि उसी समय नेहरू युगीन विकास की राष्ट्रीय परियोजना भी त्याज्य हो गई और भारतीय अर्थतंत्र साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण के चक्र में जा फंसा। साथ साथ राजनीति भी बदली और हिंदू फांसीवाद की जो ताकतें अभी तक हाशिए पर थी, सत्ता के केंद्र पर काबिज हो गई। फिर तो अर्थतंत्र, राजतंत्र और समाजतंत्र के ढांचे में ऐसी तोड़फोड़ शुरू हुई कि देश की सीधी सादी क्षेत्रीय एकता को बचाए रखना भी मुश्किल मालूम होता है। गरज यह कि पूरा दशक एक ऐसे संकट का दौर है जो देश के समकालीन इतिहास में अभूतपूर्व है, साथ ही सर्वग्रासी और बहुत गहरा। बहुत सारे लोगों को यह पैराग्राफ जो मैंने अभी पढ़ा यह परिचयात्मक लग सकता है, परंतु इसकी भाषा से नामवर जी के रिस्पॉन्स की गहराई का पता चलता है। विध्वंस लीला, कार सेवा, ढांचा आदि शब्दों का प्रयोग बहुत ही अर्थपूर्ण है। विध्वंस लीला पद में विध्वंस के साथ लीला के प्रयोग पर ध्यान जाता है। लीला और विध्वंस स्वाभाविक नहीं, सायास क्रिया को दर्शाते हैं। सोवियत समाजवाद और बाबरी मस्जिद का गिरना स्वाभाविक नहीं है, सायास है। यह एक लीला है। लीला यथार्थवाद का समानांतर रंगमंच रूप है।
यहाँ यथार्थवाद में दर्शकों को यह भरोसा होता है कि पात्र नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं लीला में लीलाधर को भूत भविष्य सबका पता होता है। दर्शक भी जानते हैं कि लीलाधर को मालूम है कि उनका सुख दुख अतीत भविष्य कुछ भी वास्तविक नहीं है। लीला में लीलाधर का जो रूप दिखता है वो दिखाए जाने के लिए ही धारण किया जाता है, जबकि वास्तविक रूप या चरित्र तो कुछ और ही होता है। कार सेवा बाबरी मस्जिद के लिए नहीं अपितु सेकुलर संस्कृति की समूची परंपरा के लिए की गई। ढांचे में तोड़फोड़ के संदर्भ में भी बाबरी मस्जिद नहीं, अर्थतंत्र, राजतंत्र और समाजतंत्र है। आक्रोश और व्यंग का ऐसा अर्थपूर्ण प्रयोग बकलम खुद का लेखक ही कर सकता है, परंतु भूलकर भी इसे लालित्य नहीं कहा जा सकता। यह जीवन संग्राम का गद्य है। फांसीवाद की बात करते हुए नामवर जी अमूर्त नहीं रहते। वे इसे धर्म, संघ परिवार, हिंदुत्व और हिंदू राज तक ले जाकर ठोस और मूर्त करते हैं। इस तरह वे जीवन संग्राम को मूर्त करते हैं। मैं एक और कोट उसी निबंध से पढ़ना चाहता हूं। कहना न होगा कि वर्तमान संकट के केंद्र में यह तथाकथित धर्म ही है। धर्म इन्वर्टेड में है, कोट के अंदर, यानी ये डबल कोट में पढ़ रहा हूं जिसके अंदर धर्म भी इन कोट है। यह तथाकथित धर्म ही है जिसका सही नाम है संघ परिवार का हिंदुत्व। एकमात्र लक्ष्य है हिंदू राज अथवा हिंदू पादशाही की स्थापना। इस दिशा में किए गए सारे प्रयास ही वर्तमान संकट की जड़ है। ये 2000 के आसपास नामवर जी लिख रहे हैं आलोचना पत्रिका के संपादकीय के रूप में। ये जो नया संकट है जिसे नामवर जी खुलकर फांसीवाद कह रहे हैं, जबकि उस जमाने के अनेक लिबरल, उदारवादी, यहां तक कि मार्क्सवादी विचारकों को भी इस पर संदेह था कि इसे फांसीवाद कहा जाए या ना कहा जाए। इस फांसीवाद और ये जो पूंजीवाद है इसके बीच में गठजोड़ है। असल में फांसीवाद पहले की ही तरह अपनी असफलताओं को से ध्यान हटाने और अपने अंतर्विरोधों को ढकने का समकालीन पूंजीवाद का एक हथियार है। इसीलिए इसका गहरा संबंध भूमंडलीकरण से है। एक अर्थ में यह विपरीत दिशा में दो मुख रखने वाला दानव है। एक मुख है भूमंडलीकरण तो दूसरा मुख है फांसीवाद। नामवर जी इस यथार्थ को सरल शब्दों में सांस्कृतिक छल कहते हैं। इन्वर्टेड में कह रहा हूं, सांस्कृतिक छल कहते हैं और कुछ इस तरह से इस सांस्कृतिक छल को व्याख्यायित करते हैं। मैं फिर इसी निबंध का एक कोट पढ़ना चाहता हूं। मैं इस निबंध से ज्यादा कोट इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि आलोचना पत्रिका के पुनर्नवा होने के साथ नामवर जी ने आलोचना पत्रिका के पुनर्नवा रूप में अनेक निबंध लिखे, जो कि हम अनेक बार ये देखते हैं कि 90 से 2000-2001 के बीच में नामवर जी ने बहुत कम लेख लिखे। लेकिन आलोचना पत्रिका प्रकाशित होने के बाद 2000 से 2008 के बीच में नामवर जी ने अनेक लेख लिखे और मुझे लगता है कि 7-8 की संख्या में उनके लेख प्रकाशित हुए आलोचना पत्रिका में। तो ये जो सक्रियता है, एक लेखक के रूप में भी उनकी सक्रियता, उसके पीछे भी ये जो फांसीवाद है, ये जो हिंदुत्व का सांस्कृतिक छल है, ये है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये इतनी बड़ी चिंता है कि ये एक लेखक को पुनः लेखन की दुनिया में सक्रिय बना देती है, जैसा कि नामवर जी के मामले में हुआ। मैं कोट पढ़ रहा हूं उसी निबंध से। आज का हिंदू फांसीवाद एक प्रकार का सांस्कृतिक छल है। बाजार के कारोबार में भूमंडलीकरण, लेकिन संस्कृति के मामले में स्वदेशी का आग्रह। अब आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा द्वैत है कि हिंदू फांसीवाद एक तरफ तो सभी तरह की, बल्कि बहुत ही आक्रामक भूमंडलीकरण का आग्रही रहा है। विनिवेश जैसी और नवरत्न कंपनियों को बेचने जैसी कार्यवाही इसी युग में संपन्न हुई, लेकिन संस्कृति के मामले में स्वदेशी का अतिरिक्त आग्रह है। नामवर जी कहते हैं, क्या विश्व बाजार के साथ कोई संस्कृति संलग्न नहीं है? यह कैसे संभव है कि अर्थतंत्र और राज्यतंत्र के क्षेत्र में तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चले और संस्कृति हिंदू दायरे में सिकुड़ कर सुरक्षित रहे? साफ है कि आज विश्व बाजार का है। हिंदू संस्कृति सिर्फ वाणी का विलास है। व्यावहारिकता का तकाजा भी यही है।
अगर इंटरनेट वेबसाइट से अपनी तिजोरी भरती जाती है तो हिंदू संस्कृति का गुण गाते रहने में गांठ का क्या जाता है। अगर कुछ जाता है तो इस हिंदुत्व के पीछे पागल होकर भीड़ बनते जनसमूह का, जो खाली पेट के बावजूद हर समय हिंदू संस्कृति के लिए मरने मारने को उतारू है। आप देखेंगे कि पिछले 2-3 वर्षों में हमारे समय के एक बहुत ही सचेत और जागरूक पत्रकार रवीश कुमार बार बार एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते, वो बार बार कहते रहे हैं कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ एक ऐसी जनता को एक ऐसी भीड़ में तब्दील किया जा रहा है जो भीड़ अपने वास्तविक सवालों से कट कर जा रही है। आज लोकप्रिय माध्यमों में यह बात जितने ताकतवर तरीके से कही जा रही है, आप देखेंगे कि आज से 22 साल पहले नामवर जी ने इस बात को कितने प्रभावशाली और ताकतवर ढंग से कहा। मैं फिर इस कोट को पढ़ता हूं, अगर कुछ जाता है तो इस हिंदुत्व के पीछे पागल होकर भीड़ बनते जनसमूह का, जो खाली पेट के बावजूद हर समय हिंदू संस्कृति के लिए मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। आप देखेंगे कि नामवर जी की भाषा में एक खास तरह की उग्रता है, एक खास तरह की व्यंग धर्मिता है, और वो एक खास तरह की निर्भ्रांतता है। और इसी निबंध में आगे चलकर इस पूरी फासीवाद की संस्कृति को वे क्रूरता की संस्कृति कहकर व्याख्यायित करते हैं। यह कारण नहीं कि हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि कुमारम मुझ की कविता क्रूरता का वो एक उदाहरण भी देते हैं इस निबंध के अंदर, और वो क्रूरता की हिंदुत्व मुखी फासीवाद के इस पूरे कारनामे को वो क्रूरता की संस्कृति कहते हैं। वो कहते हैं क्रूरता की संस्कृति का अमोघ अस्त्र है भव्य प्रदर्शन। जिन लोगों को पिछले 7-8-10 सालों में टेलीविजन पर होने वाले अनेक कार्यक्रमों और तमाम तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में भव्य, उन्हें नामवर जी के इन शब्दों पर गौर करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि क्रूरता की संस्कृति का अमोघ अस्त्र है भव्य प्रदर्शन। ये इसलिए पिछले 7-8 सालों में, ये निबंध पुराना है, 2 दशक पुराना, लेकिन पिछले 7-8-10 सालों में ये जो भव्य प्रदर्शन की संस्कृति धीरे धीरे और अधिक तीव्र हुई है। आप देखेंगे कि कैसे नामवर जी एक भविष्य दृष्टा विचारक थे, जिन्होंने इस बात को उस समय ही देख लिया था कि एक तरफ क्रूरता की संस्कृति होगी तो दूसरी तरफ भव्य प्रदर्शनों का कारोबार होगा। बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े भवन बनाए जाएंगे और बहुत मेगा इवेंट्स होंगे। जो छोटे, आप यदि पुराने जमाने में देखें मंत्रियों के बंगले, विधायकों के, सांसदों के पुराने वीडियोस देखें तो आपको लगेगा कि ये तो भारत के एक साधारण मिडिल क्लास की तरह ये सब रहते। लेकिन यदि आप पिछले 10-15 सालों में आप मंत्रियों के, विधायकों के और सांसदों के और तमाम लोगों के घरों के और उनके कार्यक्रमों के प्रदर्शन देखें तो आप देखेंगे कि उसमें एक खास तरह की भव्यता और दिव्यता, और जिसे अंग्रेजी में मेगा इवेंट कहते हैं, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी आई। हम इन परिघटनाओं को अलग अलग करके देखते हैं, पर नामवर सिंह जैसा एक सचेत जागरूक बुद्धिजीवी हमें बताता है कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं है, बल्कि इनके बीच में आपस में एक अंतर संबंध है। इसलिए मैं फिर उदाहरण को दोबारा वापस पढ़ता हूं। क्रूरता की इस संस्कृति का एक अमोघ अस्त्र है भव्य प्रदर्शन। समय समय पर यहां होने वाले सांप्रदायिक दंगे इसी भव्य प्रदर्शन के नमूने हैं। बाबरी मस्जिद का विध्वंस इस दौर का सबसे भव्य प्रदर्शन था, संभवतः पहला। कारगिल युद्ध का भव्य प्रदर्शन ताजा मिसाल है, जिसमें शहीदों की शव यात्रा भी शोक से अधिक प्रदर्शन की वस्तु बन गई। दरअसल यह सब फासीवाद का नया सौंदर्य शास्त्र है। शानदार सैनिक परेड, शाखा मृग स्वयं सेवकों की अनुशासित रैली, लहराते भगवा झंडों का विशाल समुद्र सदृश जुलूस आदि की आतंकवादी छवियां भी इसी सौंदर्य शास्त्र के सर्जनात्मक रूप है। कहना न होगा कि इन सब की चरम परिणति युद्ध है, और पोखरण में परमाणु बम विस्फोट तो निश्चय ही शक्ति प्रदर्शन की पराकाष्ठा है। उस जोखिम भरे स्थल पर शक्तिपीठ स्थापित करने की परिकल्पना उसी प्रदर्शन प्रिय मानसिकता की अभिव्यक्ति है। उसे बचकानापन कहकर टाल देना कहीं बड़ा बचकानापन है। कहना न होगा कि युद्धोन्माद इस फासीवादी संस्कृति का स्थायी भाव है, जिसके विभाव, अनुभाव
हाव, संचारी भाव आदि इतने हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी खोजे न मिलेंगे। इन सब के लिए एक नए नाट्य शास्त्र की आवश्यकता है। अब देखेंगे कि ये एक इस गद्य में जो ताकत है, जैसे मैंने कहा कि वो कबीर की आग और प्रेमचंद के भीतर जो आग थी, जो निर्भ्रांतता है, इसलिए इन वाक्यों को पढ़ते हुए युद्धों की निरंतर रचना करता रहता है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और फांसीवाद के दौरान हुए युद्धों का हिसाब लगाया जाए तो कहा जा सकता है कि पूंजीवाद ने किसी भी युग की तुलना में ज्यादा भयानक और प्रकृति विरोधी, मनुष्य विरोधी युद्धों की श्रृंखला खड़ी की है। 20वीं सदी में अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी शिविर ने एक पूरी युद्ध संस्कृति की रचना की। युद्ध, युद्धोन्माद, युद्ध भय, युद्ध आशंका, सभी का उपयोग पूंजीवादी शासक अपने हित में करते हैं। कहना ना होगा कि निकटतम अतीत में घटी घटनाएं पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति सी भी मालूम पड़ती। आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में जिस खास तरह से युद्धोन्माद को हमारे समाज में लोकप्रिय बनाया गया, युद्ध का भय दिखाया गया, ये तमाम बातें आप देखते हैं कि ये फांसीवाद का जो नया सौंदर्य शास्त्र जिसे नामवर जी कहते हैं, इस नए सौंदर्य शास्त्र की बहुत सारी ये निशानियां हैं। तो नामवर जी बहुत ही एक सूक्ष्म विचारक की तरह बहुत सारे अपने निबंधों में राष्ट्रवाद के साथ धर्मनिरपेक्षता के संबंध, संप्रदायवाद के साथ धर्मनिरपेक्षता के संबंध, राष्ट्रवाद और इन तमाम मसलों पर इतने अधिक वो निर्भ्रांत है कि उनको पढ़कर, उनके इंटरव्यूज को देखकर बहुत सारे हमारे मन में लगे हुए जाले हमारे मन से छटते चले जाते हैं। मेरे पास बहुत समय नहीं कि मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने पढ़ूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये जो पिछले 2-3 दशकों में हमारे मुल्क के भीतर, राष्ट्र के भीतर और खासतौर पर हिंदी उर्दू समाज के भीतर जिस तरह की प्रवृत्तियां घर करती गई हैं, उनकी एक ठोस पहचान आपको नामवर सिंह के तीसरे युग में, यानी तीसरे दौर में लिखे गए निबंधों से, उनके इंटरव्यूज से, उनके व्याख्यानों से मिलती है। जमाने से दो हाथ नाम की उनकी पुस्तक, और अभी बिल्कुल जल्द ही राजकमल प्रकाशन से एक पुस्तक उनकी प्रकाशित होने जा रही है जिसका शीर्षक है समय से संवाद। उस पुस्तक में जो व्याख्यान है उनके और जो साक्षात्कार हैं, इसके अलावा बात बात में बात, सम्मुख और संग सत्संग, ये उनके साक्षात्कारों की 3 पुस्तकें हैं। इन 3 पुस्तकों में बहुत सारे ऐसे उनके साक्षात्कार हैं जिसमें उन्होंने पिछले 3 दशकों के सामाजिक राजनीतिक परिघटनाओं पर इतने प्रभावशाली ढंग से और इतने ताकतवर ढंग से एक बहुत ही दूरदर्शी विचारक की तरह, एक ऐसा विचारक जिसकी आंख बहुत अनुभव पगी है, जो हर चीज को बहुत उसके पर्दे और दीवार के परे भी जाकर देखने की क्षमता रखता है। इन तमाम मुद्दों, उन क्षमताओं के साथ नामवर जी ने अपने भाषणों में, अपने लेखों में और खासतौर पर अपने इंटरव्यूज में इन सब बातों को कहा है। बहुत थोड़े समय में मैंने आज नामवर जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी ही कुछ बातों को एक परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश की है। मेरी कोई आवश्यकता नहीं, किसी और की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नामवर जी का लेखन, नामवर जी के वक्तव्य, नामवर जी के संस्मरण, नामवर जी के साक्षात्कार अपने आप में परिप्रेक्ष्य के साथ उपस्थित है। हिंदी समाज, हिंदी उर्दू समाज, भारतीय समाज, तीसरी दुनिया का समाज, छोटे मुल्कों का समाज, विकासशील मुल्कों का समाज आज जिन विपरीत मानवीय परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसकी पड़ताल करने के लिए हमें बहुत सारे मान्य विचार सिंह की भी हमें उतनी ही जरूरत है। नामवर सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जो वैचारिक जाले हमारे मध्य वर्ग के ऊपर, शिक्षित जनों पर और मध्य वर्ग द्वारा अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोगों पर के दिमागों में फैलाए जा रहे हैं, उन जालों को दूर करना है तो हमें अनुपस्थिति में भी नामवर जी की जरूरत है। हमें अनुपस्थिति में भी नामवर जी के पास जाना होगा। हमें अनुपस्थिति में भी नामवर जी के निबंधों को
नामवर जी के व्याख्यानों को, नामवर जी के साक्षात्कारों को पढ़ना होगा। और आप यकीन मानिए कि पूरा न सही, लेकिन नामवर जी बहुत दूर तक हमारी वैचारिक लड़ाइयों में हमारा साथ देने के लिए आज भी तैयार है। भूमंडलीकरण के जमाने का पूंजीवाद यदि भारतीय जनता पर एक संकट की तरह मौजूद है, तो उस संकट से लड़ने में नामवर जी हमारा साथ देते हैं। यदि सांप्रदायिक फासीवाद, धार्मिक कट्टरतावाद, यदि भारतीय जनता को उसकी वास्तविक मनुष्यता से और पारंपरिक भारतीयता से विरत कर रहा है, तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए भी हमें जिन विचारकों की जरूरत है, उसमें नामवर सिंह एक है। इसलिए नामवर जी नहीं है हमारे बीच, आज उनका जन्मदिन है। हम नामवर जी को उनकी साहित्यिक आलोचना के लिए जरूर याद करें, क्योंकि वह हिंदी के शीर्ष 5-6 प्रमुख आलोचकों में से एक है और 50 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने आलोचना में वैचारिक संघर्ष को तीव्र बनाए रखा है। लेकिन वो हमारे सामाजिक, वैचारिक और राजनैतिक संघर्षों में भी हमारा साथ देने वाले एक विचारक और आलोचक है। यूं भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी उर्दू समाज में शुद्ध विचारक प्रायः नहीं होते। हमारे इलाके में शुद्ध विचारक प्रायः अंग्रेजी में होते हैं। इसलिए हमारी भाषाओं में आलोचक या निबंधकार या लेखक को ही हमारे विचारक का उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है। नामवर जी एक ऐसे ही लेखक हैं, एक ऐसे ही आलोचक हैं जो हमारे विचारक भी हैं। नामवर जी आज नहीं हैं, पर उनके विचार, उनके द्वारा कही गई बातें हमारे साथ मौजूद हैं और वे हमारी आज की लड़ाइयों में हमारा साथ दे रही हैं। आप सब जो इस अवसर पर नामवर जी को याद करने के लिए राजकमल प्रकाशन समूह के फेसबुक पेज पर उपस्थित हुए और हम सब ने उनकी कुछ बातों को याद किया और इस तरह उनके ना होने में उनको उपस्थित किया, इस सब में आप सब ने जो मेरा साथ दिया, इस फेसबुक पेज का साथ दिया, इस सब के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं और आभारी हूं राजकमल प्रकाशन समूह का कि उन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा होने का और इस तरह से बातें करने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक विस्तृत व्याख्यान देने के लिए। और मैं तो था ही, मैंने तो सारा पूरा सुना। बहुत से लोग हमसे जुड़े रहे, इतने कम समय में हमने एक प्लान किया और आपका वक्तव्य है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हमसे जुड़े रहे। तो उम्मीद है कि ये बातचीत पसंद आई होगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बार कहने मतलब मेरी रिक्वेस्ट पे आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमसे जुड़े रहे उन लोगों का तो खास तौर से शुक्रिया। नमस्कार।